नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों जो जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है इन सभी में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में बार बार जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है और अपने इस चैनल को गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो ये आज का मोटिवेशनल कोड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राइट आंसर होगा सी, बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान है ये बेंगलोर के अंदर स्थित है। और जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी शिक्षा संस्थान है। और बात करें भारतीय विज्ञान संस्थान की, तो भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 27 मई 1909 ईस्वी के अंदर, 27 मई 1909 ईस्वी को बेंगलोर के अंदर भारतीय विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना पहाड़ है, भारत का सबसे पुराना पहाड़ या पर्वत श्रृंखला पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है या भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो राइट आंसर होगा ए, यानी अरावली। अरावली का पहाड़ या अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भारत के अंदर सर्वाधिक है प्राचीन पहाड़ या पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत श्रृंखला यह भारत के पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान के अंदर स्थित एक पर्वतमाला है। और यह पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और बात करें अरावली की कुल लंबाई की, तो अरावली की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक, यानी जो गुजरात राज्य है गुजरात से दिल्ली तक इसकी जो लंबाई है ये 692 किलोमीटर है। गुजरात से दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। और जो अरावली पर्वतमाला है इसका 80% विस्तार है ये अकेले राजस्थान में है। 80% विस्तार है अकेले राजस्थान में है। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई पूछ ले तो 550 किमी 550 किलोमीटर है ये राजस्थान में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश नदियों और समुद्र की लहरों द्वारा जमा किए गए रेत और खाद से बनते हैं। तो रेत एवं खाद से क्या बनते हैं ये पूछा गया है। नदियों एवं समुद्रों की लहरों के द्वारा जमा किए गए रेत और खाद से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जलोढ़ मिट्टी। जो नदियों एवं समुद्रों के द्वारा रेत या खाद से जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण होगा। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रवात हिंद महासागर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा चक्रवात हिंद महासागर से संबंधित है। तो राइट आंसर है डी, ऊपर के सभी, यानी ओंखी, रोयानु, पेथाई, ओखी, रोयानु, पेथाई, ये तीनों जो चक्रवात है ये हिंद महासागर से संबंधित है। यानी हिंद महासागर के अंदर है ओखी, रोयानु व पेथाई, ये चक्रवात तीनों हिंद महासागर में आते हैं। तो राइट आंसर है डी, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से यानी निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में से कौन सा भारत में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कौन सा भारत के अंदर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है।
तो राइट आंसर होगा सी, यानी जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ये भारत के अंदर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और बात करें गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई की, तो 1355 मीटर यानी 1355 मीटर है, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माता टिल्ला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? माता टिल्ला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। जो माता टिल्ला बांध है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और पूछ लिया जाए कि माता टिल्ला बांध किस नदी पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी है, इस पे माता टिल्ला बांध बना हुआ है। और माता टिल्ला बांध के निर्माण की बात करें तो 1958 ईस्वी के अंदर 1958 ईस्वी के अंदर माता टिल्ला बांध की जो निर्माण है ये बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी अंटार्कटिका में स्थित है मानव रहित स्टेशन। अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च ऊंचाई यानी समुद्र तल से 4411 मीटर की है, यानी पूछा है कि सर्वोच्च ऊंचाई जो समुद्र तल से 4411 मीटर है ये किसकी है? तो राइट आंसर होगा सी, दाओचेंग यदिंग हवाई। दाओचेंग यदिंग हवाई ये जो तिब्बत है, तिब्बत में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये समुद्र तल से 4411 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिट्टी का कटाव की जांच करने के लिए एक बड़े पैमाने पर पेड़ों के बागान को क्या कहा जाता है? मिट्टी की कटाव की जांच करने के लिए एक बड़े पैमाने पर है जो पेड़ों का बागान है, इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी इसे बन्नीकरण के नाम से जाना जाता है। मिट्टी का कटाव है, इसकी जांच के लिए एक बड़े पैमाने पर पेड़ों का बागान लगाया जाता है, इसे बन्नीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है? निम्न में से कौन सा 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी जो शाही है, शाही 1972 के अंदर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित माना जाता है। तो राइट आंसर सी होगा, शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा तेल क्षेत्र असम में नहीं है? कौन सा तेल क्षेत्र असम में नहीं है? तो राइट आंसर होगा डी, जो माला तेल क्षेत्र है ये असम राज्य में स्थित नहीं है। बाकी लखीमपुर, नहरकटिया और डिब्रूगढ़ ये तीनों जो तेल क्षेत्र है ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी समुद्र तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एनोर बंदरगाह है। एनोर जो बंदरगाह है ये पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है। तो एनोर बंदरगाह है ये तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो राइट आंसर होगा कोच्चि। कोच्चि हवाई अड्डा, यानी जो केरल के अंदर स्थित है, केरल के अंदर स्थित है कोच्चि हवाई अड्डा है, ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। और जो कोच्चि हवाई अड्डा है ये दुनिया का भी पहला सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है। दुनिया का भी पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो राइट आंसर होगा बी, मानसरोवर झील, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील है। और सिंधु नदी यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है सिनका बाब नामक जो जलधारा है,
मानसरोवर के पास है सिनकाबाब नामक जलधारा से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और बात करें सिंधु नदी की लंबाई की तो 3,180 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। और सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी की लंबाई की बात करें तो 974 किलोमीटर 974 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ए, मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और बात करें मुंबई बंदरगाह की स्थापना की तो मुंबई बंदरगाह की स्थापना 26 जून 1873 यानी 26 जून 1873 ईस्वी के अंदर मुंबई बंदरगाह की स्थापना हुई थी। और दुनिया में विश्व के अंदर ये 29वें नंबर का बड़ा बंदरगाह है। विश्व में 29वें नंबर का बड़ा बंदरगाह है। और भारत के अंदर बंदरगाहों में इसका प्रथम स्थान है। तो भारत के अंदर फर्स्ट नंबर का बड़ा बंदरगाह है और विश्व के अंदर 29वें नंबर का बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस है, ये ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोआब शब्द का अर्थ है, दोआब शब्द का अर्थ है तो राइट आंसर होगा दो नदियों के बीच की भूमि यानी सी राइट आंसर होगा। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब का क्षेत्र कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो राइट आंसर होगा सी, गुजरात राज्य के अंदर सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा बी, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल। नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था। और बात करें कि नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ है तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल राज्य के अंदर है। 5,520 जो वर्ग किमी है इसका विस्तार है। 5,520 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका क्षेत्रफल है। और बात करें कि नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल की तो स्थापना यानी 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो उत्तर के अंदर है चार धाम यात्रा का भाग नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी है, ये उत्तर में चार धाम यात्रा का भाग नहीं है। तो चार धाम यात्रा के भाग कौन कौन से हैं? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, द्वारका, द्वारका, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका। और वैसे तो देखो चार धाम यात्रा ये बद्रीनाथ है, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम है। और जो बद्रीनाथ उत्तराखंड है, द्वारका है गुजरात है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा और रामेश्वरम है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये चार धाम यात्रा के भाग है।
और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ये भी 4 धाम यात्रा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी 4 धाम यात्रा का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो राइट आंसर है सी, यानी शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह की पूजा है यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। शुक्र ग्रह है, यह एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है। शुक्र ग्रह स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। पृथ्वी की बहन ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी जनवरी महीने के अंदर पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर होगा ए, स्वेस। स्वेस नाम के वैज्ञानिक ने पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? तो राइट आंसर होगा बी, निफे। निफे को निकेल प्लस फेरस के नाम से जाना जाता है। निकेल प्लस फेरस के नाम से निफे को जाना जाता है, इसलिए इसका शॉर्ट नाम दे दिया नी और फे। यानी निफे को निकेल और लोहे को फेरस के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए जो निफे भाग है इसमें लोहे व निकेल की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? जो भूपृष्ठ है इसके किस परत में बेसाल्ट चट्टान है इसकी आवश्यकता है? तो जो राइट आंसर है बी, यानी जो सीमा पृष्ठ है, सीमा भूपृष्ठ के अंदर है, बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत है ये मेटल पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी 68%। 68% पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मेटल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थलमंडल का जो विस्तार है ये कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो राइट आंसर होगा डी, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर स्थलमंडल है, इसका विस्तार है, ये 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी जो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपरपट्टी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एल्यूमिनियम कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 8.13%। 8.13% है ये एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत महाद्वीपों का विस्तार है? तो राइट आंसर होगा सी, 29.2%। 29.2% जो विस्तार है ये पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार है, यानी 29%, लगभग 29% भाग पर जो है महाद्वीप है, और जो बाकी 71% है इस पे
जल से ढका हुआ है। जो पृथ्वी है 29% लगभग महाद्वीपों का विस्तार है और बाकी 71% है जो पृथ्वी है ये जल से ढकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो प्रावार के नीचे क्रोड है ये किस से बना है? तो राइट आंसर होगा ए यानी लोहे का। जो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे जो क्रोड है ये लोहे का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय जो परत है इनमें से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा बी यानी ऊपर से दूसरी जो परत है इसका नाम है सीमा है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या राइट आंसर होगा डी यानी 180 कुल अक्षांशों की संख्या है। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा बी 360 है जो है देशांतरों की संख्या है। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर है ये भूमध्य रेखा के निकट है? तो राइट आंसर होगा ए जो सिंगापुर है। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट नगर है और यह भूमध्य रेखा से 137 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो सिंगापुर है ये भूमध्य रेखा से 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो राइट आंसर होगा ए यानी जो जायरे देश है जायरे देश के अंदर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। चीन व भारत से कर्क रेखा है ये गुजरती है। जायरे देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर होगा ए यानी 180 डिग्री और प्रशांत जो महासागर है प्रशांत है महासागर के बीचों बीच से होकर प्रशांत महासागर के बीच में से और 180 डिग्री से जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो राइट आंसर होगा सी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ग्रीनविच है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने के अंदर जो दो स्थानीय स्थान है दो स्थान है इनके बीच का समय का अंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी 4 मिनट का अंतर होता है। जो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और दो स्थानों के बीच का समय का अंतर 4 मिनट होता है। तो राइट आंसर है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर होगा डी 1884 यानी 1884 ईस्वी के अंदर है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण किया गया। और जो तिथि रेखा है इसका निर्धारण 1884 ईस्वी के अंदर है जो वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन हुआ था। वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था इसके अंतर्गत तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है?
तो भारत का जो प्रमाणिक समय है ये राइट आंसर है सी, यानी जो इलाहाबाद स्थान है, इलाहाबाद स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से जो भारत का मानक समय है, प्रमाणिक जो समय है, ये निश्चित किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। और जो भारत का मानक समय है ये इलाहाबाद यानी 82.5 डिग्री से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी 75% जो भाग है ये अवसादी सेलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, जो परतदार चट्टान है, परतदार चट्टान है, परतदार चट्टान के अंदर कोयला पाया जाता है। और बात करें कोयला, तो भारत के अंदर सर्वाधिक कोयला जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य के अंदर भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। यानी वर्तमान में छत्तीसगढ़, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। और इससे पहले जो झारखंड राज्य था, झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला पाया जाता था। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये कोयले के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्लेट। स्लेट है ये एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, स्लेट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कायांतरित सेल है? निम्न में से कौन है कायांतरित सेल है, यानी कौन सी कायांतरित चट्टान है? तो राइट आंसर होगा इसका बी और सी, यानी जो स्लेट व संगमरमर है ये कायांतरित सेल है या कायांतरित चट्टान है। बी व सी यानी स्लेट व संगमरमर ये कायांतरित सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नेपाल। यानी जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नेपाल देश के अंदर स्थित है, नेपाल देश की सीमा पर बना हुआ है। और यह कौन सा पर्वत शिखर है? तो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 मीटर, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यह नेपाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो राइट आंसर होगा ए, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के अंदर पश्चिमी तट पर स्थित है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो किलायू ज्वालामुखी है यह संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो किलायू ज्वालामुखी है यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। किलायू ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपेक्सी एक ज्वालामुखी है और यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा डी, इक्वाडोर। कोटोपेक्सी इक्वाडोर के अंदर स्थित है। कोटोपेक्सी
इक्वाडोर में स्थित है। और जो कोटोपेक्सी है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर के अंदर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5,897 मीटर 5,897 मीटर है जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, इसकी ऊंचाई है और यह इक्वाडोर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है तो राइट आंसर होगा सी, यानी 78%। 78 है ये वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो राइट आंसर है सी होगा। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।